वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित सक्सेना और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्ज़ाम एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो IIT JEE और नीट को टारगेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर JEE और नीट स्टूडेंट्स ऑल्सो एज वेल एज। सो फर्स्टली वी हैव अवर क्वेश्चंस इन अवर माइंड दैट कि एलिमेंट्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं, वाई डू एटम्स कंबाइन और वाई डू एलिमेंट्स कंबाइन। कि एटम्स जो है हमारे दीज आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट। बट अगर हम बात करते हैं अपने ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की, इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप 18 एलिमेंट्स, दीज ग्रुप 18 एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज नोबल गैसेस और ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस। और ग्रुप 18 एलिमेंट्स हमारे पास हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स तो बेटा हमारे फ्री फॉर्म में मिलते हैं, ये हमें फ्री फॉर्म में क्या है अवेलेबल है या फ्री स्टेट्स में हमको अवेलेबल है। पर बाकी के जो एटम्स है, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट्स। तो हमने देखा कि ये बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स है दीज आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, these are present in combined states. So question ये आया, we have a question that by the combining take place, कि इन दोनों में combining atoms में combining क्यों हो रही है। Now let's try to understand with a simple example. If we have a system, मैंने यहाँ पे एक system लेता हूँ, this is the system number 1 और system 1 consists of 2 atom और ये दोनों के दोनों atom कैसे सेम है, होमोएटॉमिक है। So जब इन दो 2 atoms में combining होगी तो दिस इज कंसीडर एज अ सिस्टम नंबर 2। हमने देखा कि जब सिस्टम 1 में 2 फ्री एटम है और दोनों फ्री एटम कैसे है, सेम है। अब इन दोनों में क्या होती है, कंबाइनिंग होती है। व्हेन दे कंबाइन, सो व्हाई द कंबाइनिंग टेक प्लेस, द क्वेश्चन इज बाय कंबाइनिंग बिटवीन दीज 2 एटम्स। द आंसर इज कंबाइनिंग टेक प्लेस बाय इटसेल्फ। अपने आप कंबाइनिंग हो रही है, तो क्यों हो रही है कंबाइनिंग, दे आर कंबाइनिंग बाय इटसेल्फ। तो कंबाइनिंग क्यों हो रही है, then we observe the energy of system 1 and energy of system 2. So after combining of these 2 atoms, the energy of system 2 is much lower than the energy of the system 1. And when we check the system 2 and system 1 stability, we found that system 2 is much more stable as compared to the system 1. It means अगर 2 एटम के बीच में कंबाइनिंग हो रही है तो कंबाइनिंग होने का रीजन है कि दोनों आफ्टर कंबाइनिंग जो सिस्टम है हमारा वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है। कंबाइनिंग से पहले सिस्टम कम स्टेबल था, कंबाइनिंग के बाद सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो रहा है। सो द आंसर इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन, बिकॉज दे वांट टू गेन स्टेबिलिटी। आफ्टर कंबाइनिंग दे गेन द स्टेबिलिटी। And second answer is why do atoms combine, because atoms form the various compound। बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, हमें बहुत सारे एटम्स के बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट टिल डेट, आई थिंक 114 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट, द आंसर इज इनफाइनाइट। वी हैव सो मेनी कंपाउंड्स बट वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो व्हाई द एटम्स आर कंबाइनिंग, सो वी गॉट अवर आंसर। जब कंबाइनिंग हो रही है बेटा तो कंबाइनिंग होने के बाद वो एक स्टेबल सिस्टम बना रहे हैं और जब भी स्टेबल सिस्टम वी विल गेट, इट मींस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट लोअर। ओके, सो नाउ व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग बट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 स्पीसीज। नाउ व्हाट इज द स्पीसीज। अब पूरी केमिस्ट्री में स्पीसीज के लिए हमारे 3 टाइप के स्पीसीज हम यूज करेंगे। जो 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे स्पीसीज। कौन कौन से हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो आयंस स्पीसीज, मॉलिक्यूल स्पीसीज, एटम स्पीसीज। नाउ व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग, इट इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 स्पीसीज टू होल्ड देम टुगेदर, जिसकी हेल्प से ये दोनों एटम्स, दोनों स्पीसीज हमारे क्या रहेंगे, 2 एटम्स, 2 मॉलिक्यूल, 2 आयंस, या फिर 2 से ज्यादा एटम, 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल, 2 से ज्यादा आयंस एक दूसरे के साथ होल्ड होके रहेंगे। कैसे होल्ड होंगे, क्योंकि उनके बीच में कोई ना कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने बोला केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 स्पीसीज
टू होल्ड देम टुगेदर। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा वी हैव टू वन थिंग इन आवर माइंड दैट whenever the formation of bond take place, always system gain the stability, and when the system gain the stability by losing the energy, system energy को lose करेगा और अपनी stability को increase करेगा। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ कि वी हैव टू हाइड्रोजन एटम, नाउ दीज टू हाइड्रोजन एटम गेट कंबाइंड, वी गेट वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, we get one hydrogen molecule because this is the reaction. What is this? This is the reaction. What is the reaction? The combining of two free hydrogen atom take place and they produce one hydrogen molecule. It means combining of atom take place. It means after combining system की stability ज़्यादा होगी और system की energy कम होगी। तो combining जब भी होगी तो क्या होगा, energy हमारी released होगी। ये जब भी दो हाइड्रोजन एटम कंबाइंड होंगे या फिर जब भी दो फ्री एटम कंबाइंड होंगे, हमेशा वो क्या करेंगे, एक स्टेबल सिस्टम देंगे। और वो स्टेबल सिस्टम कैसे मिलेगा, जब भी वो कंबाइनिंग में क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे, क्योंकि बेटा इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीजिंग हो रही है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, एनर्जी का क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। एग्जिट से वर्ड आया एक्सोथर्मिक, मतलब अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी का एग्जिट हो रहा है तो वहां से उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है, एनर्जी का इन हो रहा है, तो वहीं से वर्ड आता है एंडोथर्मिक। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, दो हाइड्रोजन एटम लिए हैं। हमने ये दो हाइड्रोजन एटम क्यों लिए, बिकॉज वी नो दैट हाइड्रोजन इज अ सिंपलेस्ट एटम। हाइड्रोजन क्या एक सिंपलेस्ट एटम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 1h1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। एंड वी ऑल्सो नो दैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, अब इसको आप समझो, दिस इज अवर फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, दिस इज अवर फर्स्ट हाइड्रोजन एटम। और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये हमारा किस फॉर्म में, फ्री हाइड्रोजन एटम है। सो इट हैज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन कितना है, 0, तो बचा क्या, प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का ये हो गया न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं Na। Na क्यों बोल रहे हैं, A स्टैंड फॉर द फर्स्ट हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। और ये हुआ हमारे पास फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसको हमने बोला ई है। अब हम क्या करते हैं, हम अपना दूसरा फ्री हाइड्रोजन एटम लेके आते हैं, सेम स्ट्रक्चर होगा दूसरा फ्री हाइड्रोजन एटम का भी। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, दिस इज फ्री हाइड्रोजन एटम। और कौन सा है ये, सेकंड है। तो ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ सेकंड और बी फ्री हाइड्रोजन एटम, और दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी फ्री हाइड्रोजन एटम। अब बेटा अब एक चीज ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, या फिर आप इसको समझो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आके कंबाइनिंग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या हो रहा है। इसको हम दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है। इसी तरीके से सेम होगा यहाँ पे भी, क्या होगा हमारा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूक्लियस भी एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब सेम चार्ज स्पीसीज एक दूसरे के कम क्लोज होते हैं तो हमेशा उनके बीच में आता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब सेम चार्ज स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल वी हैव नेगेटिव चार्ज, वी हैव नेगेटिव चार्ज, एंड व्हेन दीज टू नेगेटिव चार्ज कम क्लोज, ऑलवेज इनके बीच में आएगा एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जब अपोजिट चार्ज स्पीसीज एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके बीच में हमेशा आएगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी काम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कैसे आएगा, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, पहले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन
दूसरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के क्लोज आ रहा है, तो EANB क्लोज आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरीके से EB और NA भी एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा आ जाएगा। तो EB और NA के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्लोज आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्लोज आ रहे हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन किस किस के बीच में आ जाएगा, पहले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, पहले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और दूसरे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस। इट मीन जब भी दो एटम्स एक दूसरे के कम क्लोज होंगे, कंबाइनिंग करेंगे, ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों के बीच में हमेशा काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, तब भी इन दोनों के बीच में कंबाइनिंग हो रही है। ओके, तो व्हाई द कंबाइनिंग टेक प्लेस? बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन। दैट्स व्हाई दीज टू हाइड्रोजन एटम्स आर कम क्लोज। ओके, तो यहां से हमने एक इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट यहां से क्या फाइंड आउट किया कि जब भी एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो साइमल्टेनियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इनके बीच में काम करेगा। इट मीन्स अगर हम यहां पे आपको बोले we have one hydrogen atom, we have one hydrogen atom, and we have one hydrogen atom, we have one hydrogen atom. अब ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ पास आ रहे हैं, नजदीकियां अपनी दूर कर रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जब ये अप्रोच करेंगे तो फोर्स ऑफ एक्शन भी हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। क्लियर है? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब यहां पे देखो आप, एक हाइड्रोजन एटम, अभी हमने क्या बोला, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एक्ट बिटवीन देम साइमल्टेनियसली, एक साथ काम करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा इनके बीच में, दैट इज FA, और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी काम करेगा, दैट इज FR। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हमको ये समझना है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अभी इसको डिलीट कर देते हैं। यहां पे आप देखो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसको आप इस तरीके से समझो, अगर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो इन दोनों एटम्स के बीच का क्या होगा, जो डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो क्या होगी, हमारी डिक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को आप सेम समझिए, कोई से भी दो एटम लीजिए, इन दोनों एटम के बीच में साइमल्टेनियसली कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक लगेगा हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है, ठीक है, तो ये दोनों एटम एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब सेकंड पॉइंट, एनर्जी के टर्म्स में हम इसको समझते हैं। अगर दो एटम एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो क्लोज आ क्यों रहे हैं, क्योंकि क्लोज आते आते वो एनर्जी को रिलीज करते जा रहे हैं। अगर दो एटम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अगर एनर्जी के टर्म्स में वी वांट टू अंडरस्टैंड, सो व्हेनेवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट इज द केस नंबर 1, दिस इज अवर केस नंबर 1, and whenever the force of repulsion is greater than force of attraction, this is case number 2. so this is case number 2. अब यहां से हम इसको समझो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे और एनर्जी को रिलीज करते जाएंगे। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है तो दोनों एटम एक दूसरे से दूर जाएंगे और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाएंगे। इट मींस अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उस टाइप की जो कंबाइनिंग होगी एटम्स के बीच में और जो रिएक्शंस होती है, वो रिएक्शन किस टाइप की हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है, दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, उस केस में
क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में, और जो रिएक्शंस होगी उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी का इन हो रहा है। एनर्जी रिलीज का मतलब एनर्जी का एग्जिस्ट हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब एनर्जी का इन हो रहा है। तो एग्जिट से आया है एक्सोथर्मिक, इन से आया है एंडोथर्मिक। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द सिस्टम स्टेबिलिटी? If force of attraction is greater than force of repulsion, the internuclear distance decrease, energy will come out from the system, it means energy will released. The type of reaction is known as exothermic reaction, or the system stability will increase. तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, पर अगर हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है, एटम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से आपको दो चीजें अपने माइंड में रखना है। वो दो चीजें हमारे पास कौन सी हैं कि जब भी दो एटम्स कंबाइंड होंगे तो वो हमेशा कंबाइंड होते समय उन दोनों एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन साइमल्टेनियसली एक्ट करता है। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर दो फोर्सेस हैं तब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, व्हाई दे आर अप्रोचिंग? इट मींस द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम इज मोर देन द रिपल्शन force. That's why these two atoms are approaching. If these two atoms are approaching, internuclear distance or distance will decrease, energy will released, or type of reaction is exothermic, or system stability will increased. If the force of repulsion between these two atoms is high, it means the internuclear distance between the atom will increase, energy is absorbed by the system. This type of reaction is known as endothermic reaction, and the stability of the system will decrease. Okay, so this is the point. अब एक चीज बताओ, अभी तक आपने क्या स्टडी करा है कि we have one hydrogen atom, free hydrogen atom, and we have another free hydrogen atom, and when they combine they form the hydrogen molecule. Why they are combining hydrogen molecule? Because at this stage they get the more stable, and in the free form hydrogen is less stable. Stable more or stable less stable. Now the question is, atoms, free atoms have large energy as compared to molecule. एटम की बेटा एनर्जी ज्यादा है as compared to मॉलिक्यूल की एनर्जी से। अगर मैं यहाँ पे एक एनर्जी डायग्राम बनाता हूं, इस एनर्जी डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो दिस इज द एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल जो एटम है, हाइड्रोजन का एटम जो है, उसकी एनर्जी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से ज्यादा है, तभी तो वो कंबाइन हो रहा है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एनर्जी को लोअर कर रहा है और स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। तो ये चीज भी हमको अपने माइंड में रखना है। कौन कौन सी चीज? पहली चीज, जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, उन दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हैं, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी हैं। दूसरी चीज, जो फ्री एटम्स होता है उसकी एनर्जी उसके मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। अब यहाँ पे हम एक कर्व बना रहे हैं आपको, दैट द नेम ऑफ द कर्व इज एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ग्राफ। व्हाट इज द एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ग्राफ? इसको पहले समझो। ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है। बेटा हमेशा मैं हाइड्रोजन एटम ही एग्जाम्पल क्यों लेता हूं? बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट एटम, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन सिस्टम। ओके, तो हाइड्रोजन एटम लेके हम इसको समझाते हैं। दो हाइड्रोजन एटम मैंने रखे, ये दोनों क्या करेंगे? ये भी फ्री हाइड्रोजन एटम है और ये भी हमारा एक फ्री हाइड्रोजन एटम है, और दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे और H2 का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। यहां तक आपको क्लियर? आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन मेरा ये है, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब ये दो फ्री हाइड्रोजन एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं करेंगे? तो इसका आंसर ये है, क्यों ना मैं इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को इंफिनिटी तक ले जाऊं और इंफिनिटी पे ले जाके छोड़ दूं। जैसे ही कोई सा भी एक फ्री हाइड्रोजन एटम इन दोनों में से इंफिनिटी तक चला गया, अब इंफिनिटी पर जाने के बाद अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं करेंगे। पहली चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, अगर दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब दो फ्री एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं करेंगे? तो इसका आंसर है कि आप इसमें से किसी भी एक फ्री एटम को इंफिनिटी तक ले जाओ। जैसे आप उसको इंफिनिटी पे ले जाके रख दोगे, अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं करेंगे। अब आपसे हम बोलते हैं,
अगर मैं इन दो हाइड्रोजन एटम के बीच में कंबाइनिंग कराना चाहता हूं तो मैंने क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन एटम को जस्ट बिफोर इंफिनिटी छोड़ देता हूं। इंफिनिटी से थोड़ा पहले जाके मैंने इसको रख दिया, इंफिनिटी पे नहीं रखा है, इंफिनिटी से जस्ट बिफोर मैंने उसको रखा है। जैसे ही मैं एक हाइड्रोजन एटम को इंफिनिटी से जस्ट बिफोर रख दूंगा, अब अगेन ये दोनों कंबाइनिंग होना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, अगर दो फ्री एटम है वो फ्री एटम कंबाइन होंगे, एक ही कंडीशन में कंबाइन हो सकते हैं जब उन दोनों में से कोई सा भी एटम इंफिनिटी पे ना हो। इंफिनिटी से जस्ट बिफोर होगा तो वो अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। तो इस ग्राफ को समझाने के लिए ये पॉइंट समझाना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई ड्रॉ द एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस आई एम रिप्रेजेंटिंग एनर्जी, on the x-axis represent the internuclear distance. So I am taking two atom. तो बेटा ये तो हो गया हमारे पास एक ओरिजिन। तो हम क्या करते हैं, एक एटम को रखते हैं ओरिजिन पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंफिनिटी, ये हो गया हमारे पास इंफिनिटी। अब हमें क्या कराना है, दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है, दो एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो एक एटम को हमने कहाँ रखा है, अपना ओरिजिन पे रखा, और दूसरे एटम को हम कहाँ रखेंगे, जस्ट बिफोर द इंफिनिटी। दूसरे एटम को हम कहाँ रख रहे हैं, जस्ट बिफोर द इंफिनिटी। बेटा यहाँ देखो, ये जस्ट बिफोर इंफिनिटी रखा है मैंने, हमने कहाँ रखा है इसको, जस्ट बिफोर इंफिनिटी। जैसे ही आप इसको जस्ट बिफोर इंफिनिटी रखोगे, अब ये अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज एटम नंबर 1, दिस इज एटम नंबर 2। हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ही आप इन दोनों को रखोगे, एटम नंबर 1 हमने रखा ओरिजिन पे, एटम नंबर 2 को हमने रखा जस्ट बिफोर द इंफिनिटी। इंफिनिटी पे रख देता तो एटम 2 एटम 1 की तरफ अप्रोच नहीं करता, मैंने जस्ट बिफोर द इंफिनिटी ही रखा है ताकि एटम 2 एटम 1 की तरफ अप्रोच करे। अब यहां देखिए, आपको पता है कि दोनों एटम के बीच में दो फोर्सेस आएंगे, कौन कौन से, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अभी मैंने बताया आपको, जब भी दो एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं उनके बीच में हमेशा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम, न्यूक्लियस ऑफ अदर, एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 और न्यूक्लियस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम। दोनों सेम चार्ज हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है तो रिपल्शन, दोनों न्यूक्लियस सेम चार्ज है रिपल्शन। इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज, इनके बीच में अट्रैक्शन। अब यहां देखो, आप इंपॉर्टेंट चीज गौर करो, एटम 1 को मैं यहाँ पे ओरिजिन पे फिक्स मानता हूं। अब यहाँ पे सिर्फ मैं अप्रोचिंग दिखा रहा हूं, किसकी, एटम 2 की अप्रोचिंग दिखा रहा हूं, ठीक है। जब एटम 2 अप्रोच करेगा एटम 1 की तरफ, तो एक ही कंडीशन में अप्रोच करेगा। कब अप्रोच करेगा, व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब इन दोनों एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तभी ये एटम नंबर 2 एटम नंबर 1 की तरफ क्या करेगा बेटा, अप्रोच करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे जैसे एटम नंबर 2 एटम नंबर 1 की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट करेगा, तो आप देखो अभी हमने क्या बोला था, जब भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब क्या हुआ बेटा, एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हुआ। तो सिस्टम की एनर्जी, जैसे जैसे एटम नंबर 2 एटम नंबर 1 के क्लोज आ रहा है, वैसे वैसे सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वैसे वैसे सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब एक पॉइंट हमें ऐसा मिला जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जैसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे तो एटम नंबर 2 क्या करेगा, इसी पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि एटम नंबर 2 एटम नंबर 1 की तरफ अप्रोच तभी कर रहा था जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थे रिपल्शन से, पर जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए, अब यहाँ पे एटम नंबर 2 क्या करेगा, इस पोजीशन पे जाके रुक जाएगा। तो एटम नंबर 2 की इस पोजीशन जिसके करस्पॉन्डिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन क्या है, इक्वल हो जाते हैं और मिनिमम एनर्जी कंडीशन हमको मिलती है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2 के बीच का डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को अब हम बोलेंगे अपना बॉन्ड लेंथ। अब हम बोलेंगे कि एटम 1 एटम 2 के साथ क्या हो गया, कंबाइंड हो चुका है, अब ये इससे ज्यादा और एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कोई बच्चा है, बहुत शैतान है, जिद्दी का बच्चा, वो कह रहा है कि नहीं सर मैं एटम नंबर 2 को और एटम नंबर 1 के पास लेके जाऊंगा। तो आप लेके जाओ एटम नंबर 2 को और एटम नंबर 1 के पास लेके जाओ। जैसे ही आप एटम नंबर 2 को इस पोजीशन के आगे एटम नंबर 1 के पास लेना चाहोगे,
लेके जाना चाहोगे, वैसे ही अब सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। समझ में आया बेटा? अब सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा हमेशा आपको मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन मिलेगी, और जब भी मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन मिलेगी उस केस में एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। अब दो एटम जितना एक दूसरे के क्लोज आ सकते थे उतना क्लोज आ गए हैं, उतना अपने आप मैक्सिमम जितना स्टेबिलिटी गेन कर सकते थे उतना स्टेबिलिटी उन्होंने गेन कर चुके हैं। इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी। अगर आप कोई एनर्जी दे के इस एटम नंबर 2 को और एटम नंबर 1 के पास लेके जाओगे, अब सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लगेगी और सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास पूरा ग्राफ। थोड़ा सा हम इसको क्लीन करके दिखाएंगे, इसको एक बार समराइज करेंगे हो क्या रहा है इस पूरे ग्राफ में। सो ये बेटा ग्राफ जो है हमारा, दिस इज द ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। हमने क्या करा है, दो एटम्स को लेके आए, उन दो एटम्स को हमने क्या करा है, जस्ट एक एटम को ओरिजिन पे रखा है, दूसरे एटम को जस्ट बिफोर द इन्फिनिटी रखा है। दोनों एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, फोर्स ऑफ रिपल्शन थे, पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, इसलिए एक एटम दूसरे एटम के क्लोज आता गया। जैसे एक एटम दूसरे एटम के क्लोज आ रहा है, बेटा देखो क्लोज आ रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज करता जा रहा है। सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है और सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे, वहीं पे आके ये एटम नंबर 2 क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और वहीं पे हम बोलेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। इस कंडीशन में दोनों एटम के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं अपनी बॉन्ड लेंथ, इसी को हम बोलेंगे अपनी बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इज नथिंग बट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू ई मिनिमम। कौन सी कंडीशन की करस्पॉन्डिंग, जहां पे एनर्जी क्या है, मिनिमम। तो जहां पे एनर्जी मिनिमम हो गई उस कंडीशन में दो एटम के बीच का जो भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे अपना बॉन्ड लेंथ। अब इसको हम एक अलग तरीके से आपको समझाना चाह रहे हैं। अभी हमें पूरा ग्राफ आपको समझा चुके हैं, इसको अब आप फिर से समझो। हो क्या रहा है बेटा, यहां पे हमारा x इजिकल टू इंफिनिटी, और यहां पे क्या है x इजिकल टू एक्स, और यहां पे क्या है x इजिकल टू 0। अगर आप देखोगे जब एटम नंबर 2 पोजीशन x इजिकल टू इंफिनिटी से x इजिकल टू x तक अप्रोच करता है, तो उसका अप्रोच करने का रीजन क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तभी इनके बीच में अप्रोचिंग हो रही है। बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, तभी एटम नंबर 2 एटम नंबर 1 की तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा। अब दोनों एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ेगा, पर एक चीज ध्यान रखना कि फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो रेट है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो बहुत ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग रेट से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ रहा है, पर रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी आउट हो रही है, एनर्जी आउट होती जा रही है, एनर्जी क्या हो रही है, आउट होती जा रही है। एरो थोड़ा ये आएगा, एनर्जी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हो क्या रहा है बेटा, x इजिकल टू इंफिनिटी से एटम नंबर 2 x इजिकल टू इंफिनिटी से जब x इजिकल टू x तक आता है तो क्या क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से, बट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एनर्जी विल डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। अब ये पूरी कहानी हो गई, हम पोजीशन ए से कहां तक आ गए, पोजीशन बी तक। तो ए से लेके बी तक यही सब कुछ होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब जैसे ही हम पोजीशन नंबर बी पे पहुंचे, पोजीशन नंबर बी पे जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए, और हमें जो एनर्जी थी वो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम हो गई, और स्टेबिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। और यहीं पे हमने बोला है कि द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस, ठीक है। तो एट एक्स पे, और आप कह सकते हो एट एक्स इजिकल टू एक्स पे क्या होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल हो जाएंगे, एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो गई है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिल चुकी है। इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा एनर्जी मिनिमम नहीं होगी और यहीं पे हम बोलेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब आप क्या करते हो, अब आप आगे चाहते हो कि नहीं हम सर एटम नंबर 2 को और एटम नंबर 1 के क्लोज लेके जाएं। जैसे ही आप x इजिकल टू एक्स से x इजिकल टू 0 की तरफ अप्रोच करोगे, क्या क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत डोमिनेट हो जाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत डोमिनेट हो जाएंगे और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मच ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अब सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है और स्टेबिलिटी डिक्रीज होना भी स्टार्ट हो चुकी है और सिस्टम की जो एनर्जी है बहुत फास्ट रेट से इंक्रीज होगी और सिस्टम की स्टेबिलिटी बहुत फास्ट रेट से डिक्रीज होगी। अब आप, मुझे लगता है कि अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कि जब भी दो एटम एक दूसरे के पास कंबाइनिंग के लिए जाएंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, पर कंबाइनिंग हो रही है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट है। पर कितना मिनिमम डिस्टेंस एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना मिनिमम हो सकती है, ये डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के मैग्नीट्यूड पे। जिस पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल हो गया, उस पॉइंट पे ही हम बोलते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो चुकी है और स्टेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है।